नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, प्रारंभिक भारत का परिचय बुक का आज हम दूसरे अध्याय का जो पार्ट छूटा हुआ था उसको पढ़ते हैं। अध्याय का नाम है यानी पाठ का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। तो हम जहां से छोड़े थे वहीं से शुरू करते हैं वीडियो को। राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान। ये सारी बातें भारत के विद्वानों के लिए, विशेषकर उनके लिए जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे, भारी चुनौती बनकर आई। वे एक ओर उपनिवेशवादियों द्वारा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत की अतीत की छवि धूमिल किए जाने से चिढ़े हुए थे, तो दूसरी ओर भारत के पतनोन्मुख सामंती समाज और इंग्लैंड के फूलते फलते पूंजीवादी समाज के बीच घोर वैषम्य देखकर दुखी थे। बहुतेरे विद्वान दृढ़ संकल्प के साथ मैदान में उतरे। उनका मिशन भारतीय समाज को सुधारना ही नहीं था, बल्कि यह भी था कि भारत के प्राचीन इतिहास का इस प्रकार पुनर्निर्माण किया जाए कि उससे समाज को सुधारने में और इससे भी बढ़कर स्वराज्य प्राप्त करने में सहारा मिले। ऐसा करने में अधिकतर इतिहासकार तो हिंदू पुनर्जागरण की लहर में प्रवाहित हुए, किंतु ऐसे विद्वानों की भी कमी न थी जो तर्कनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाए रहे। इस द्वितीय कोटि में आते हैं राजेंद्र लाल मिश्र 1822 से 1891, जिन्होंने कई वैदिक मूल ग्रंथ प्रकाशित किए और इंडो एरियंस नाम की पुस्तक लिखी। प्राचीन परंपरा के परम प्रेमी लाल ने प्राचीन समाज को तर्कनिष्ठ दृष्टि से देखा और एक जबरदस्त पुस्तिका लिखकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में लोग गोमांस खाते थे। कुछ अन्य विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि अपनी विशेषताओं के बावजूद वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन पर आश्रित उस वर्ग प्रथा से मूलतः भिन्न नहीं है जो यूरोप के प्राक औद्योगिक और प्राचीन समाजों में पाई गई हैं। महाराष्ट्र के रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 1837 से 1925 और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े 1896 से 1926 दो समर्पित महापंडित निकले, जिन्होंने देश के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों को बटोरा। आरजी भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव यानी अन्य संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। वे महान समाज सुधारक थे और उन्होंने अपने शोध के आधार पर विधवा विवाह का समर्थन किया और जाति प्रथा एवं बाल विवाह की कुप्रथा का खंडन किया। वी के राजवाड़े विशुद्ध अनुसंधान की धुन में संस्कृत की पांडुलिपियों और मराठा इतिहास के स्रोतों की खोज करते हुए महाराष्ट्र में गांव-गांव घूमे और ये स्रोत 22 खंडों में प्रकाशित हुए। उन्होंने लिखा तो अधिक नहीं, किंतु 1926 में उन्होंने मराठी में विवाह प्रथा का जो इतिहास लिखा वह सदा चोटी पर रहेगा, क्योंकि वैदिक तथा अन्य शास्त्रों के ठोस आधार पर खड़ा है और उसमें भारत में विवाह के विकास के विभिन्न
पराक्रमों को लेखक ने गहरी पैठ के साथ बतलाया है। पांडुरंग वामन काणे 1880 से 1972 संस्कृत के प्रकांड पंडित और समाज सुधारक हुए। उन्होंने विद्वता की चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाया। उनका विशाल कीर्तिस्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, जो वर्तमान में सदी में 5 खंडों में प्रकाशित हुआ है, सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। इसके सहारे हम प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। भारतीय विद्वानों ने राज्य व्यवस्था, पॉलिटी और राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन करके यह सिद्ध किया कि भारत का अपना राजनीतिक इतिहास है और भारतवासियों को प्रकाशन की अच्छी जानकारी दी थी। इस विषय में श्रेय के अधिकारी हैं पुरालेखविद देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर 1875 से 1950, जिन्होंने अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकें प्रकाशित की। और भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया है हेमचंद्र राय चौधरी 1892 से 1957, जिन्होंने भारत महाभारत काल से अर्थात ईसा पूर्व 10वीं सदी से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। वे चूंकि यूरोपीय इतिहास के अध्यापक थे, इसलिए उन्होंने इस पुस्तक में कुछ नए तरीके और तुलनात्मक दृष्टि को अपनाया है। राय चौधरी ने काल विभाजन की समस्या का विवेचन तो नहीं किया, लेकिन उनका प्राचीन भारत का इतिहास ईसा की 6ठी सदी तक आकर समाप्त हुआ। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में V.A. स्मिथ के योगदान को सराहते हुए राय चौधरी ने उक्त ब्रिटिश विद्वान की कई बातों में आलोचना की है। उनके लेख त्रुटिहीन विद्वता के द्योतक हैं, किंतु जहाँ वे अशोक की शांति नीति की आलोचना करते हैं, वहाँ घोर ब्राह्मणवाद का आग्रह प्रकट हो जाता है। हिंदू पुनर्जागरणवाद का इससे भी अधिक पुट आरसी मजुमदार 1888 से 1980 के लेखों में मिलता है, जो बहुत लिखने वाले थे और अनेक खंडों में प्रकाशित हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल के महासंपादक थे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अधिकांश लेखकों ने दक्षिण भारत पर समुचित ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासविद के नीलकंठ शास्त्री 1892 से 1975 ने भी अपने ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में इसी मार्ग का अनुसरण किया, परंतु उन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखकर इस त्रुटि का परिमार्जन कर लिया। उनकी शैली तो कसी हुई है, पर लेख प्रांजल है। उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य उसी तरह विश्वसनीय हैं जिस तरह राय चौधरी के, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत का राज्य व्यवस्था और समाज के स्वरूप के बारे में जो सामान्य निष्कर्ष दिए हैं, उन पर बहुत से विद्वानों ने शंका प्रकट की है। नीलकंठ शास्त्री ने ब्राह्मणों की सांस्कृतिक उत्कृष्टता प्रतिपादित की है और इस बात को भी उजागर किया है कि पूर्वकालीन भारतीय समाज में अच्छी समरसता थी।
उनके नेतृत्व में दक्षिण भारत के राजवंशीय इतिहास पर कई प्रबंध पुस्तकें लिखी गई हैं। 1960 तक अधिकाधिक भारतीय विद्वान राजनीतिक इतिहास की ओर आकृष्ट रहे और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों के राजवंशों की ऐतिहासिक गरिमा की भी बखानी। जिन विद्वानों ने अखिल भारतीय स्तर पर इतिहास के लिखे वे राष्ट्रीय भावनाओं से प्रभावित रहे, जहां V.A. स्मिथ ने अपने इतिहास में सिकंदर के आक्रमण को लगभग 1/3 स्थान दिया, वहां भारतीय विद्वानों ने इस विषय को बहुत ही कम स्थान दिया। प्रत्युत उन्होंने सिकंदर के साथ पोरस की बातचीत को तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत को सेल्यूकस के हाथ से चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मुक्त कराने की बात को विशेष महत्व दिया है। के.पी. जायसवाल 1881 से 1937 और A.S. अल्तेकर 1898 से 1959 जैसे कुछ विद्वानों ने देश को संकों और कुषाणों के शासन में मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर दिखाई और इस बात को नज़रअंदाज दिया कि मध्य एशियाई तथा कुछ अन्य कबीले भारतीय जीवन के अविभाज्य अंग हो गए थे और भारत को संपत्ति लूटकर अपने मूल देश नहीं ले गए। फिर के.पी. जायसवाल का सबसे बड़ा श्रेय यह है कि भारतीय तानाशाही की कपोल कल्पना का उन्होंने ही अंत किया। 1910-12 के बीच भी उन्होंने कई लेख प्रकाशित करके यह सिद्ध किया कि प्राचीन काल में यहाँ गणराज्यों का अस्तित्व था जो अपना शासन आप चलाते थे। उनके मातव्य 1924 में हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए। यद्यपि जायसवाल पर यह आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने प्राचीन संस्थाओं पर आधुनिक राष्ट्रीय भावना की कलई चढ़ा दी है और उन्होंने गणतंत्रीय प्रकाशन का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है उस पर UN घोषाल 1886 से 1969 सहित बहुत से लेखकों ने आपत्ति की है। तथापि गणतांत्रिक प्रयोग की प्रथा के बारे में उनकी मूल धारणा व्यापक रूप से मान ली गई है और उनकी अग्रणी कृति हिंदू पॉलिटी क्लासिक रचना मानी जाती है। दोस्तों, इस पाठ के तीसरे पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जा रहा है, तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक आप सभी साथियों, सभी दोस्तों को नमस्ते।